हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 मई और आज की वीडियो में हम लोग 19 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है और क्विकली रिवीजन भी कराया जा रहा है। साथ ही साथ जनवरी से रिवीजन की भी सीरीज चलाई जा रही है, तो पूरा एंड तक आपको देखना है। अंत में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जनवरी से लेकर के आज तक के करंट अफेयर का, ठीक है। और रोजाना 20-20 क्वेश्चन करते हैं रिवीजन, तो पूरा वीडियो आपको आखिर तक देखना है। चलिए, तो सबसे पहले कल का हम लोग क्विकली देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के 3 और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। मैनपुरी ताराकासी शिल्प, महोबा गौरा पत्थर शिल्प, संभल सिंह शिल्प। इन 3 को और प्रोडक्ट को मिला है, 4 इससे पहले मिल चुका है। अच्छा, आप में से कितने लोग मेरे कहने पर कल जीआई टैग वाली जो वीडियो मैंने बना करके दी हुई थी उसको देखा? जिन्होंने नहीं देखा उसको अभी जाकर के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने वो वीडियो देखी है कमेंट करके बताइए। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया 17 मई को। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में अभी गौरी नाम की डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होने वाला है और इसमें इस बार गतका मार्शल आर्ट को ऐड किया गया है। डॉक्टर मनोज कुमार ने एक पुस्तक लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। बांग्लादेश और भारत ये दोनों देश मिलकर के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए हैं। 50 स्टार्टअप भारत के जाएंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश के 50 आएंगे इधर यहाँ पर सीखने के लिए। संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री हैं और रेल मंत्रालय के द्वारा ये संचार सारथी पोर्टल जो है या ऐप जो है या ऑपरेट किया जाएगा, जिसके तहत खोए हुए सामान को ट्रैक किया जाएगा। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2023-24 में भारत जो है ये ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है 16% का। लुडोविट ओडोर ये दोस्तों स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। पेटीएम ने अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है भावेश गुप्ता को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखो, कर्नाटक में अभी तक नाटक चल रहा था मुख्यमंत्री को लेकर के, वो फाइनली डिसाइड हो गया है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सिद्धरमैया। सिद्धरमैया ये अब होंगे दूसरी बार मुख्यमंत्री कर्नाटक के। डीके शिवकुमार को दोस्तों डिप्टी सीएम बनाया गया है, यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पूरा डिटेल जानेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको यहाँ पर बीच में दिख रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो सिद्धरमैया जो है ये कर्नाटक के 22वें नंबर के सीएम बने हैं। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं फैक्ट बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनेंगे, क्योंकि अभी देखो कर्नाटक छोटा मोटा राज्य नहीं है। 224 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, तो बहुत बड़े राज्यों में गिना जाता है और बड़े राज्यों के चुनाव हुए हैं जब विधानसभा के, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो एक एक जो चीज मैं बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, सिद्धरमैया ये कौन से बार बने हैं? सेकंड टाइम ये बने हैं सीएम। कहाँ के? कर्नाटक के। इससे पहले कब से कब तक बने थे? 2013 से लेकर के 2017 तक ये सीएम रहे थे कर्नाटक के। किस पार्टी से हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है ना। डीके शिव कुमार ये डिप्टी सीएम बने हैं। वैसे डिप्टी सीएम 2 बार से सिद्धरमैया भी रह चुके हैं, 2 बार के ये डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। और सिद्धरमैया से एक और पॉइंट जानिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के ये 22वें नंबर के सीएम बने हैं। क्लियर? तो अभी ये दोनों गए, राज्यपाल से मुलाकात किए, वहां पर अपनी दावेदारी पेश किए कि चलो हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ये एक समझ लो फॉर्मेलिटी होता है कि जब भी कोई पार्टी जीतती है तो उसका जो सीएम का और उप मुख्यमंत्री का या डिप्टी सीएम का जो दावेदार होता है, जो व्यक्ति होता है मतलब, वो जाता है राज्यपाल को बताता है कि देखो हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर राज्यपाल ही आगे चल करके इनको शपथ वगैरह भी दिलाता है। तो राज्यपाल यहाँ के कौन है? थावर चंद गहलोत जी हैं, ठीक है। और कर्नाटक विधानसभा की चुनाव की अगर एक बार फिर से रिवीजन करें, वैसे तो जब ये चुनाव का रिजल्ट आया था तब मैंने बताया था आपको कि वहां पर टोटल 224 सीटें हैं और इस बार सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बनी है कांग्रेस पार्टी, जिसने 136 सीटें वहां पर जीती है। बीजेपी वहां पर 65 सीटें जीती है, ठीक है। 224 सीटें टोटल थी कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में। अब बात करेंगे यहाँ पर कर्नाटक राज्य की। तो देखो, सिद्धरमैया ये पहुंच गए हैं सीएम वाले कुर्सी पर, ठीक है। तो बेंगलुरु इसकी कैपिटल है और आप मैप में देखोगे तो यहां पर मिलेगा आपको कर्नाटका। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को दोस्तों स्थापित किया था कैंपेगौड़ा जी ने, कैंपेगौड़ा जी। और कैंपेगौड़ा के बारे में मैंने आपको बताया था, एक तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
बेंगलुरु में, बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम है वही। एक कैंपेगौड़ा जी की अभी मूर्ति का स्थापना किया गया, 108 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना किया गया और इसको नाम क्या दिया गया है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी याद रखिएगा, ये है कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति का नाम, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत जी हैं। झीलों की बात करें तो यहाँ पर पंपा सरोवर है, कुक्कुरहाली झील है, बेलांदूर झील है, बेगुर झील है। नेशनल पार्क में बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नागरहोल भी पूछा जाता है, मुदुमलाई यहाँ पर भी थोड़ा सा पार्ट पड़ता है इसका, बन्नेर घाट है। यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान बहुत ही मशहूर है और ये पूछा जाता है। यहाँ पर चर्चित स्थल में उडुपी, मंगलुरु, बेंगलुरु है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जिलों की संख्या है 31, विधानसभा में सीटें 224 और लोकसभा में 28 सीटें जाती है, राज्यसभा में 12 सीट जाती है कर्नाटक से। क्लियर है। राजकीय पशु है भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, राजकीय पुष्प है कमल। आगे, हाल ही में 18 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखो दोस्तों, 18 मई को अभी मनाया गया विश्व संग्रहालय दिवस या अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है संग्रहालय के महत्व के बारे में बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय का काम क्या होता है इसको देखो। संग्रहालय मतलब ना हम लोग संग्रह करके जो चीजें जिस आलय में रखते हैं यानी जिस भवन में रखते हैं उसे कहते हैं संग्रहालय। अब वो की गई चीजें कौन सी होगी? जो ऐतिहासिक चीजें होंगी, जिससे हमें विरासतों के बारे में पता चलता है, ऐतिहासिक चीजों के बारे में पता चलता है कि कैसे चीजें थी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक इमेज है जो जिसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पर मेसोपोटामिया की जो कल्चर है जो थी, मतलब अब है क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में यहाँ पर चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो इन सब की चीजों के बारे में हमें पता चलता है म्यूजियम से। ठीक है, म्यूजियम में रखे होते हैं, तो आने वाले समय में जो दर्शक होंगे या आने वाली पीढ़ियां होंगी वो जा करके देखते हैं कि क्या कुछ कैसे कहानियां रहती थी तब। ठीक है, तो ये एक दिवस मनाया जाता है। एक और दिवस दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको मैंने ऐसे ऐड कर लिया है। ठीक है, इसके लिए अलग से मैंने क्वेश्चन में स्थान नहीं दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई क्वेश्चन छूट न जाए आपसे इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। ठीक है, अमूमन वैसे भी जब एक से ज्यादा दिवस आते हैं तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन में बताता हूँ। चलिए, तो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या है इस बार की? म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, ये है थीम। देखो एक चीज और, जब थीम छोटी हो ना तो याद रखना वो इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आसानी से फिट हो जाती है, और जब ये कॉमा कॉमा वाली रहे तब तो समझना और इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉमा कॉमा या फिर वर्ड जो बड़े बड़े होते हैं वो आसानी से उसमें हेर फेर किया जा सकता है और एग्जामिनर ऐसे ही हेर फेर करके फंसाएगा आपको। किसी में म्यूजियम के बाद सस्टेनेबिलिटी की जगह कुछ और दे देगा, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा थोड़ा अक्षर बदल करके वो थीम के साथ खिलवाड़ करेगा और आपको उसी के साथ खेलना है। ध्यान रखना ये थीम है इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा ये मनाया जाता है। एक चीज और, विरासतों के बारे में बातचीत हो रही है तो ध्यान रखना 18 मई से ही मैंने आपको याद कराया था कि विरासत पहले खोजे गए उसके बाद फिर संग्रहालय में रखे गए, यही तो बताया था मैंने। ठीक है, लाइव क्लासेस में भी कई बार रिवाइज करवाया हूं कि पहले क्या हुआ, पहले विरासत खोजे गए, 18 अप्रैल को विरासत खोजे गए तो यानी विश्व विरासत दिवस। फिर विरासतों को कहाँ रखा गया? म्यूजियम में रखा गया। तो विरासत विरासत दिवस कब मनाया जाएगा? विरासत दिवस मनाया जाएगा 18 अप्रैल को, और ये रखा कहाँ जाएगा? 18 मई को, यानी संग्रहालय दिवस। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। वैसे कल मैंने आपको सभी दिवस की जो डेट है, थीम है, ये कुछ रिवाइज कराया ही था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसा कि रूल होता है कि एक दिन हम लोग पढ़ाते हैं, एक दिन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी पीएनजीआरबी, इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके नए अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किए गए हैं एके जैन। एके जैन जी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फाइनली किसी को अपॉइंट किया गया, काफी दिनों से ये सीटें खाली थी। दिसंबर 2020 से इसका अध्यक्ष पद का जो सीट था वो खाली ही था। जब डी के सराफ रिटायर हुए थे उसके बाद से ये सीट खाली थी और अब जाकर के ये सीट जो है वो फिलअप हुई है एके जैन के रूप में। मंत्रिमंडल की नियुक्ति कमेटी जो है उन्होंने इनको नियुक्त किया है। ये पूर्व कोयला सचिव रह चुके हैं एके जैन। इनको अगले 5 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई किस स्थान पर है? तो देखो, नाइट फ्रैंक इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है अपनी वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि की रिपोर्ट। इसमें बताया है कि मुंबई पहुंच गया है 6वें स्थान पर, यानी कि यहाँ पर रहने का आवास का जो मूल्य है वो लगातार वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि रहना महंगा हो रहा है। तो मुंबई जो है ये 6ठे रैंक पर आ गया है, 38वें से 6ठे रैंक पर आया है।
ठीक है। 46 शहर टोटल इस रैंकिंग में शामिल हैं। इन 46 शहरों में मुंबई है छठे स्थान पर। भारत के 3 शहर इसमें शामिल हैं, ठीक है। कौन-कौन से? मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली। तो इसमें देखो मुंबई का स्थान तो छठा है, वहीं बेंगलुरु का स्थान 16वां है और दिल्ली है 22वें स्थान पर। इस रिपोर्ट का नाम है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स क्यू 2023, ठीक है। और ये किसके द्वारा जारी की गई? नाइट फ्रैंक के द्वारा। नाइट फ्रैंक एक संस्था है जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट्स जारी की जाती है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है? शिशिर बैजलीस। कौन? शिशिर बैजलीस। आगे, हाल ही में कहां पर भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत अभ्यास किया? तो जल राहत अभ्यास दोस्तों अभी असम में किया गया है। असम में भारतीय सेना के कई जो सेगमेंट हैं उनके द्वारा मिल करके किया गया। भारतीय सेना भी इसमें शामिल थी, एनडीआरएफ भी शामिल थी, एसएसबी भी शामिल थी, ठीक है। ये सभी लोग मिल करके यहाँ पर ऑपरेशन राहत जो है इसको ऑपरेट किए हैं, ठीक है। असम में मानस नदी पर हंग्रामा पुल पर ये ऑपरेट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जब बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, तो फिर जो फंसे नागरिक होते हैं उनका रेस्क्यू करना, ये सभी काम करने के लिए ना भारत की जो सेनाएँ हैं, जो अलग-अलग प्रकार की जो बल हैं, सैन्य बल हैं, उनको बुलाया जाता है। जैसे भारतीय सेना के जवान भी आते हैं, एसएसबी वाले भी आते हैं, सशस्त्र सीमा बल वाले, और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स यानी एनडीआरएफ की टीम भी आती है, एसडीआरएफ भी आते हैं जो स्टेट के डिज़ास्टर की जो रिस्पॉन्ड फ़ोर्स होती है। इसके अलावा डीडीएम में भी आते हैं, ठीक है। ये सभी लोग मिल कर के यहाँ पर ये जल राहत अभ्यास किए हैं, जैसे ऐसी कोई सिचुएशन आए तो फिर उससे ये निपट सके आसानी से। अच्छा, एनडीआरएफ से याद आया कि अभी तुर्की में जब भूकंप आया था ना, तो एनडीआरएफ की टीम भारत से भेजी गई थी, तुर्की और सीरिया में हेल्प करने के लिए, और वहाँ पर बहुत सारे नागरिकों को बचाया भी गया और इसके लिए भारत सरकार ने अभियान को नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन दोस्त। याद रखना, ऑपरेशन दोस्त नाम था उसका। अब पिछले दिनों में कुछ और सैन्य अभ्यास हुए थे, उनको भी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। बुलंद भारत ये भारतीय सेना ने किया था अरुणाचल प्रदेश में। एआईएमई ये आसियान भारत समुद्री अभ्यास था, ये सिंगापुर में हुआ था। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यूनाइटेड किंगडम में। बालिकतान ये हुआ अमेरिका और फिलीपींस के बीच। कवच ये भारतीय नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों के बीच में हुआ अंडमान निकोबार में। कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच होता है। सेलिनेक्स भारत श्रीलंका का, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। कोंकण ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी और इंडियन नेवी के बीच हुआ अरब सागर के कोंकण तट पे। फ्रीडम शील्ड ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ। ला पैरोस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों हुआ कहाँ पर? हिंद महासागर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया था, भारत और सिंगापुर के बीच में, जोधपुर राजस्थान में हुआ। और फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। साथियों आप लोग के लिए ये सारा कंटेंट मैं काफ़ी मेहनत से तैयार करके आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप प्लीज़ एक काम कर दिया करो, इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। शेयर करने के लिए मैं उतना फोर्सफुली कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन अब जो है ना आपको थोड़ा-सा करना पड़ेगा। मतलब आप लोग अगर सपोर्ट दिखाओगे तभी फिर मज़ा आएगा। आपके लिए मेहनत यहाँ से पूरा की जा रही है, हर प्रकार तरीके से। कोशिश हमेशा रहती है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, आपका रिवीजन बेस्ट से बेस्ट तरीके से कराया जाए। तो आपका भी थोड़ा-सा बनता है, आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना? वीडियो को शेयर करोगे तब भी हमें मोटिवेशन मिलेगा और तब मैं आपको और अच्छे-अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करता रहूँगा ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस्तीफा दे दिया? तो देखो किरण रिजिजू ये कानून मंत्रालय के मंत्री थे, यानी कानून मंत्री थे। इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया है, कानून मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है। कल ये बड़ी न्यूज़ बनी थी, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया और साथ ही साथ इनको दूसरा विभाग सौंप दिया गया। ये अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में बन गए हैं मिनिस्टर, ठीक है ना? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं। तो किरण रिजिजू कानून मंत्री का पद छोड़ चुके हैं। पृथ्वी मंत्रालय, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभाल चुके हैं। इनकी जगह पर कौन आए हैं? इनकी जगह पर आए हैं दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल, जो राज्य मंत्री हैं। उनको उनका जो मौजूदा विभाग है वो तो मिला ही है, साथ ही साथ वही अब कानून और न्याय मंत्रालय भी देखेंगे, ठीक है। किरण रिजिजू के बारे में बात करें तो ये 8 जुलाई 2021 को कानून और न्याय मंत्री बने थे। इससे पहले ये मई 2019 से जुलाई 2021 तक युवा मामलों और खेल के राज्य मंत्री थे, ठीक है ना? याद होगा आपको, खेल मंत्री थे कुछ दिनों तक। अभी खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है। तो ये अभी कानून मंत्री पद से ये हटा दिए गए हैं, और हटा क्या दिए हैं मतलब इस्तीफा दे दिए हैं, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभाल रहे हैं। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया?
तो इन्होंने किया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर, जो कि अभी मैंने बताया 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो उसी अवसर पर इन्होंने नई दिल्ली में इस एक्सपो का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पर एनडीटीवी का आर्टिकल आपके सामने है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे के अवसर पर ये मेगा एक्सपो हुआ और पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, जिसकी थीम थी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूजियम डे की थीम दी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का ये 47वां संस्करण है, ध्यान रखना आपको। अगला, हाल ही में जोमेटो ने किस बैंक के साथ मिलकर जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया? तो देखो, जोमेटो आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक टाई अप किया है और जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया है। ये क्या होगा? देखो, जोमेटो ऐप में आप जाते हो, ऑर्डर करते हो, ऑर्डर करने के बाद जब पेमेंट की बारी आती है तो आपको आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आता है और आप उसके थ्रू जा करके कभी गूगल पे, कभी फोन पे या पेटीएम या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह के ऑप्शंस चूज करते हो, वहां से पेमेंट करते हो। तो कहीं न कहीं आप ज़ोमैटो से थोड़ी देर के लिए हटे, बाहर निकले, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि थोड़ा-सा उसके बाद कहे कि आप नहीं, अब ऑर्डर नहीं करेंगे, मन बदल गया। ज़ोमैटो ये नहीं चाहता, ज़ोमैटो चाहता है कि ऐप में आए हो तो भैया ऐसे जाने नहीं देंगे, पैसा पेमेंट करवा के रहेंगे। तो ये क्या किया कि अपना खुद का यूपीआई सर्विस ला दिया कि आपको दूसरे वाले ऐप को खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पेमेंट करने के लिए। आपको उसी ऐप में डालना होगा यूपीआई आईडी और तुरंत वहीं से पैसा जाएगा कट। ठीक है? तो ज़ोमैटो ने यूपीआई ऑफरिंग शुरू कर दी है। तो अब ये शुरू कर दिया है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ इन्होंने टाई अप भी कर लिया है। तो दोनों के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। ज़ोमैटो की स्थापना 2008 में हुई थी, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल। आईसीआईसीआई बैंक जो है ये 1994 में स्थापित हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो दोस्तों वो बन गई हैं प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। देखो, इनको ट्रांसलेट भी नहीं किया गया है। प्रतिमा भुल्लर जो हैं माल्डोनाडो, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई कॉप बन गई हैं। पुलिस की जो हाईएस्ट रैंक होती है ना, वो पद पर ये पहुंच गई हैं। ठीक है, तो ये ऐसा पहुंचने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं। पिछले महीने इनको एक बार फिर से प्रमोट किया गया था और अभी एक बार और प्रमोशन इनको मिला है। 102वें पुलिस परिसर की कमांडिंग ऑफिसर बन गई हैं। ठीक है, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो, इनको नाम आपको याद रखना है। अगला, हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, ये दोस्तों अभी फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम का। यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ फ्रांस, टाटा ग्रुप चेयरमैन एन चंद्रशेखरन रिसीव्स लेजियन डी ऑनर। ये ओनूर जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड। ठीक है, तो इनको बेसिकली मिला है भारत और फ्रांस के रिश्ते को सुधारने के लिए, उसके बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए। इनकी वजह से टाटा ग्रुप जो है वो फ्रांस से काफ़ी अच्छा टाई अप कर पाया है और अच्छे तरीके से वहाँ पर व्यापार हो पाया है, जिससे उनकी इकोनॉमी में भी काफ़ी कुछ देखने को मिला है परिवर्तन। ऐसे ही आपको याद हो तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंधों को देखते हुए, व्यापारिक संबंधों को देखते हुए, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया रतन टाटा जी को। ठीक है ना? रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं एन चंद्रशेखरन जी, जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। क्लियर? चलिए, अब ये तो 10 क्वेश्चन थे आज के। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों रिवीजन पॉइंट की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो की ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की नई पोस्ट आ चुकी है। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी की है बेसिकली 1468 पद हैं। पेट 2022 के लिए ये पहली वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जीएस बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि जीएस आप जब तक नहीं पढ़ोगे ना तो इसमें मजा नहीं आएगा। 50 क्वेश्चन जीएस के केवल पूछे जाएंगे और 1/2 नेगेटिव मार्किंग अगर पुराना सिलेबस रहता है तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको जीएस सफलता बैच 2.0 जो लाया गया था, इसमें 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है वीडियो स्पेशल एग्जाम को देखते हुए। तो एक बार फिर से मौका है आपको 799 में ये बैच पाने का। तो 799 आप पे कर सकते हैं और इस बैच को अपना बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस कूपन कोड। कौन सा? VDO20 यानी वीडियो 20। ये कूपन कोड अगर आप यूज करोगे तो पाओगे आप। इसकी आप जाकर के डेमो क्लासेस ले सकते हो, डेमो क्लासेस वहां पर चली हैं
और इसके अलावा लाइव क्लासेस भी चल ही रही हैं। 18 महीने की वैलिडिटी होगी। ई बुक आपको हर महीने फ्री दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सारे सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे और वो भी 3 से 4 महीनों में। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ये बैच लाया गया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है? कोई भी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। चलिए, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट पर। जनवरी से हम लोग कर रहे हैं रिवीजन और आज है डे 3। 2 दिनों में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन जो हैं तैयार कर लिए हैं। अब 41वें क्वेश्चन से 60वें क्वेश्चन तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी को मनाया गया। 4 जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर ब्रेल लिपि की वो समझ लो खोज करता है। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनी ओएनजीसी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। असम राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित कर लिया है। और वहीं अहमदाबाद दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदल करके अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। सियोम पुल का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे इसका उद्घाटन करने। वहीं मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये चाइना ने लॉन्च करी हुई है। और अभी पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए सरकार ने 27 प्रवासी भारतीयों को नामित किया है। और विरासत महोत्सव का दूसरा चरण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी, वहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से नए सीएम बने हैं। और अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं कौन? ममता दीदी। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ओडिशा राज्य ने 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल देने की घोषणा की है। ओडिशा वही राज्य है जो हॉकी टीम को, हॉकी की महिला, पुरुष और अंडर 19 सारी प्रकार की जूनियर टीम, सभी प्रकार की टीमों को 2033 तक स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसा करने वाला इकलौता राज्य है। जेसन मू को किस बैंक का सीईओ बनाया गया? बैंक ऑफ सिंगापुर का बनाया गया है। और अभी इमोइनु इरत्पा महोत्सव मनाया गया मणिपुर में, इमोइनु इरत्पा महोत्सव, ठीक है। इसके अलावा बिहार में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को स्टेट आइकॉन चुना है। बिहार चुनाव को प्रमोट करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। ओडिशा के जागा मिशन को अभी वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है। इसको तो नोट डाउन कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, पूछा जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। यहाँ पर पक्षियों की 141 प्रजातियों की पहचान की गई है जो नए प्रकार के पक्षी हैं। क्लियर। और राष्ट्रपति जी ने अभी राजस्थान में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया था। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान उद्यान यहाँ पर है। अच्छा, राष्ट्रपति जी ने संविधान उद्यान का उद्घाटन राजस्थान में किया और राष्ट्रपति भवन में जो उद्यान है, वो जो मुगल गार्डन है, मुगल उद्यान था, उसका नाम बदल करके अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा सियाचिन में तैनात, जो लास्ट क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कैप्टन शिवा चौहान बनी है। ओके, रिवीजन बहुत जरूरी है दोस्त। देखो 60 क्वेश्चन तक पहुंच गए हो मात्र 3 दिनों में। ऐसे ही आप ऐसे करते रहो, डे बाय डे आप अपना टारगेट बनाते रहो, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपका रिवीजन करवाता रहूंगा। कल मैंने आपसे पूछा था होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कारक कौन थे? तो सैमुअल हलीमैन थे। और इन्हीं की जयंती के अवसर पर हम लोग 10 अप्रैल को मनाते हैं होम्योपैथी दिवस। फीफा क्लब विश्व कप 2022 जीता रियल मैड्रिड ने। फीफा वर्ल्ड कप जीता अर्जेंटीना ने। आज आपको क्या बताना है? आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? यहाँ पर देखो ज्यादा गायब हो गया है, ज्यादा आप एंटर कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिल चुका है? और दूसरा है 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया गतका मार्शल आर्ट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कल की वीडियो देखे होगे तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। और हाँ, सिर्फ कुछ ही लोग तो डिटेल में आंसर कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखने की, जो भी आपको पता हो, रिसर्च कर पाओ, ढूंढ पाओ, आप लिखो क्वेश्चन के बारे में। जब आप चीजों को लिख देते हो ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाता है दिमाग में, तब मजा आती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ये करंट अफेयर का सेशन बेस्ट बनाने के लिए। इसको शेयर जरूर करना, उम्मीद है आप शेयर करोगे। हमारी ई बुक्स वगैरह भी आती हैं, आप एमजेटी ऐप पर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।